हेलो। हेलो। हाँ, यस। तो शनि शनिदेव से बनने वाले योग को शश योग कहा जाता है। शनि जब स्वराशि या उच्च राशि के होकर केंद्र में हो तो यह शश योग बनता है। और हमने अब तक क्या पढ़ा है? शनि दुख के कारक है, शनि दरिद्रता के कारक है, शनि मृत्यु के कारक है, शनि कष्ट के कारक है ना। शनि कूड़े करकट में निवास कहा गया है, उनका पुरानी चीजों में निवास कहा गया है। वही शनि जब शशयोग का निर्माण करते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं। वही शनि कर्म कारक भी है, वही शनि विरक्त और वैरागी बनाते हैं, वही शनि आपको तपस्या की एक अल्टीमेट स्टेज पे लेके जाते हैं। आपके कॉन्सेंट्रेशन के कारक भी शनि है, आपको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में किसी चीज को देने के कारक भी शनि है, किसी चीज को स्थायी करने के कारक भी शनि है। तो वही शनि दंडाधिकारी भी है, वही शनि आपको सेवक भी बनाते हैं तो वही आपको राजा भी बनाते हैं, वही शनि आपके जोड़ों को मजबूत भी बनाते हैं तो वही कमजोर भी करते हैं। तो शनि जो है वह कितने पावरफुल हो सकते हैं कि चेतना का निम्नतम बिंदु, चेतना का निम्नतम बिंदु से लेके चेतना के उच्चतम बिंदु तक शनि की पकड़ है। यानी कि सूर्य से सबसे दूर चेतना का निम्नतम बिंदु होकर जीवन के उत्कृष्टता को श्रेष्ठतम स्तर पे पहुंचाने में, कर्मादि धर्माधिपति योग उत्पन्न करने में वह शनि है। बृहस्पति और शनि के योग को कहते हैं ना कर्मादि धर्माधिपति योग। तो आपका कर्म और हर चीज को लाभ में परिणत करने वाले सिर्फ और सिर्फ शनि है। 11वां भाव, कालपुरुष की कुंडली का 11वां भाव शनि लाभ के स्वामी होते हैं। आप देखिए कितना बड़ा स्थान प्राप्त होगा। कर्म भी वही उत्पन्न करेंगे जिसके लिए हम पैदा हुए। कर्मण्य वाधिकार से, मतलब हम सब किसी कर्म को संपादित करने के लिए पैदा हुए हैं और वह कर्म से लाभ भी वही उत्पन्न करेंगे। कर्मशील होने का ज्ञान भी वही देते हैं और समय समय पर ढैया और साढ़े साथी के रूप में आकर आपके पूरे पास्ट का एनालिसिस वही करते हैं। उस समय आपको पारितोषिक देंगे या सजा देंगे वो भी वही तय करते हैं। तो अल्टीमेट जिसने शनि मार्ग, शनि के आधार पर जीवन के उस स्तर को तय करके आगे बढ़ने का विवेक उत्पन्न कर लिया, वह बहुत आगे जाता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी तपस्या, आपकी एकाग्रचित्ता, डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स से परमोच्चता की ओर, यानी ये 11वां भाव लाभ के बाद ही आपको 12वें भाव की प्राप्ति है। तो आपका लाभ की अंत कैसा होगा वो शनि बताएगी, राइट। तो वह जो शनि से योग बनता है वह शशयोग, सशयोग वाला व्यक्ति धनी होता है, मानी होता है। और यहाँ तक लिखा है फल दीपिका में कि वह किसी राज्य का, किसी कस्बे का या नगर का राजा होता है ना, बलशाली होता है, धनी होता है और बहुत सारे लोग उसकी सेवा करते हैं। क्या लिखा है? अब हमने क्या पढ़ा है? शनि स्वयं सेवक है। यहाँ स्थिति बदल जाती है, बहुत सारे लोग उसकी सेवा करते हैं। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि शनि मंगल का योग अगर उच्च के शनि लगन में होकर मंगल के साथ हो तो व्यक्ति राजा होता है, राजयोग है वो, है ना। ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं। तो वह उसके बहुत सारे सेवक होते हैं, बहुत लोग उसकी सेवा करते हैं। लेकिन साथ में एक कमी भी लिखी है। ऐसा शनि थोड़ा चारित्रिक रूप से कमजोरी देता है। ऐसे शनि वाले व्यक्ति का शास्त्र में कहा गया है वो ये है कि उसका अपने जो सबॉर्डिनेशन में जो लोग होते हैं, जो उसके राज्य के अधीन रहते हैं, जो उसके क्षेत्र में आते हैं, उनकी स्त्रियों में उसका आकर्षण रहता है। अब इसको वाइस वर्सा कर सकते हो आप स्त्री पुरुष में, है ना। तो उसका आकर्षण रहता है। यहाँ थोड़ा सा पतन देते हैं, ऐसा फल दीपिका का वर्णन है। और वह
आप निजी जिंदगी में भी जब एनालिसिस करेंगे तो कहीं पाएंगे। तो ये पंच महापुरुष योग जो बने, 5 ग्रह, इनसे जो योग बने ये पंच महापुरुष योग कहलाते हैं, है ना। ये पंच तारा से जो बने ये पंच महापुरुष योग कहलाते हैं, है ना। ये आपको याद होंगे। मानसागरी नामक किताब में इन योगों का भंग लिखा है। मानसागरी क्या कहती है कि इनसे केंद्र में अगर सूर्य चंद्र आ जाए, ये है ना, ये अगर योग कर रहे हो और इनसे केंद्र में सूर्य चंद्र आ जाए, मान लीजिए मंगल यहां है तो ये रुचक योग हो गया, और इसके साथ सूर्य आ गए, या सूर्य यहां आ गए, या सूर्य यहां आ गए, या सूर्य यहां आ गए, तो यह योग का भंग लिखा है। मैं भंग नहीं मानकर ये मानता हूं कि उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो गवर्निंग लॉर्ड है वो सूर्य है, तो सूर्य के बाद सेकंड नंबर उसका रहेगा, तो वह सूर्य की स्थिति उस योग को बढ़ाने या घटाने में अपना प्रभाव देगी। यही अगर ये सूर्य उच्च के हैं तो मेरा ये मानना है कि यह योग फलित होगा और अच्छा फलित होगा, लेकिन अगर सूर्य नीचस्थ है तो यह योग भी कम फलित होगा। इसी प्रकार चंद्रमा के लिए कहा गया है, अगर केंद्र में चंद्रमा आ जाए तो यह योग जो है वह भंग माना गया है। पर मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रमा अगर फैसिलिटेट करता है ग्रह को, जैसे मंगल अगर रोचक योग मना रहे हैं और चंद्रमा केंद्र में बैठा है, तो मेरे हिसाब से मंगल का रोचक योग का फल मिलेगा, क्योंकि मंगल का मित्र है चंद्रमा, और मंगल चंद्रमा से कहीं शक्ति पाता है, उसको कूलनेस, आराम, सहजता प्राप्त होती है। तो ये आगे विश्लेषण का विषय है जिसपे हम रिसर्च पे जाएंगे जब बात करेंगे, क्योंकि एक लाइन से ज्योतिष नहीं होती और कभी हम गलती भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, ऋषि ने किस आगे क्या क्या लिखा वो फल दीपिका ने नहीं लिखा, पर मेरा ऐसा मानना है। तो हर ग्रह का से सूर्य उसका योग भंग करेंगे या चंद्रमा योग भंग करेंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है। कुछ स्थितियों में भंग होगा और कुछ स्थितियों में नहीं होगा। मान लीजिए शुक्र से मालव योग बन रहा है, तो चंद्रमा उस मालव योग को बढ़ाएंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि स्वभाव अनुसार दोनों एक जैसे हैं, पर सूर्य उसको कम करेंगे, ये निश्चित मानिए। तो यह विश्लेषण के विषय है, इस पे मैं रिसर्च टाइप की जब बात करूंगा तो आपको बहुत विस्तृत रूप से बताऊंगा, राइट, है ना। इसको आप भी अपने हिसाब से लगाइए। तो मान लीजिए एक तरफ हम कहते हैं कि बृहस्पति हैं, हंस योग बना रहे हैं, और चंद्रमा उनको केंद्र में बैठे हैं, तो हंस योग और बलवान हो जाएगा। अब उसका भंग कैसे हुआ? और सूर्य भी मेरे को नहीं लगता हंस योग का भंग करेंगे, क्योंकि वो उसके भी मित्र हैं। तो कुछ किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा वह आगे कोई नहीं देखता, जो मेरा मानना है कि भाई एक लाइन को पकड़ा और उसको सारा शास्त्र को बदल देते हैं। अब केंद्राधिपति दोष को पकड़ा और सारे चीज को वैसे के वैसे करने लग जाएंगे, तो वो सब, अब कब केंद्राधिपति दोष अशुभ परिणाम देगा कब नहीं देगा, वो रिसर्च का विषय है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो रिसर्च में आगे भाग लें। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अभी आप रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग और सच योग को माने। अभी आप भंग पे ना जाए, जब मैं रिसर्च में हूँ तो बात करूंगा। ये पुस्तक में लिखा है, सत्य भी है, तो कब भंग होता है सूर्य चंद्र से वो अपन बाद में बात करेंगे। अब शास्त्र एक तरफ कहते हैं कि चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठे तो वो बल को पाता है, वो समागम में चला जाता है और वह बल पाता है। चाहे चंद्रमा का बल कम हो जाए लेकिन उसका बल बढ़ता ही है। भाव मंजरी में ढूंढीराज जी ने कहा है कि सूर्य से शनि का बल बढ़ता है, शनि से मंगल का बल बढ़ता है, मंगल से बृहस्पति का बल बढ़ता है, बृहस्पति से चंद्र का बल बढ़ता है, चंद्र से शुक्र का बल बढ़ता है, शुक्र से बुध का बल बढ़ता है, और बुध से चंद्रमा का बल बढ़ता है। अब वो बात अगर मैं वहां लगाऊं तो बात गलत हो गई, है ना। तो वो परिप्रेक्ष्य निकालने पड़े। वो बात सब सही है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी ने भी गलत नहीं कहा, पर वो किसी कंटेस्ट विशेष में कहा उन्होंने। वो कॉन्टेस्ट मेरे को पता होना चाहिए, लेकिन वो आगे किसी ने
लिखते नहीं है उस पर विवेचन नहीं होता, ठीक है ना, वो वाली बात है। अब मैं आता हूं लगन पे। लगन पे है ना, अब मैं विभिन्न योग थोड़े फास्ट ले रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। ये लगन है, आप जानते हैं। तो लगन के दोनों तरफ जब इन पंच महापुरुषों में कोई ग्रह होते हैं तो शुभ कत्री योग बनता है, कत्री योग बनता है, यूं मानिए। अब प्रश्न आता है, किताब तो कहती है कि यह ग्रह हूं, और कई जगह लिखा है शुभ ग्रह हूं, कई जगह लिखा है शुभ ग्रह हूं। तो मेरा भी मानना यह है कि अगर लगन के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो यह शुभ कत्री योग बनता है। लगन के दोनों तरफ अगर ग्रह हो तो शुभ कत्री योग बनता है। पर कई पुस्तकों में लिखा है कि पंच महापुरुष में से ग्रह हो तो भी योग बनता है, पर अपन यहाँ शुभ ग्रहों को लेंगे, राइट। लगन से द्वितीय में अगर शुभ ग्रह हो तो पहला कौन सा योग हो गया, शुभ कत्री। अगर पाप ग्रह है तो पाप कत्री। अब शुभ कत्री लगन की पावर को बढ़ाएंगे और पाप कत्री लगन की पावर को कम करेंगे, अशुभ करेंगे, उसको नाम से ही पता चल रहा है। तो शुभ ग्रह अगर द्वितीय और द्वादश में हो तो शुभ कत्री, और पाप ग्रह हो तो पाप कत्री। शुभ कत्री ग्रह शुभत्व को बढ़ाएंगे और पाप कत्री ग्रह पापत्व को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आजकल थोड़ा और बारीक सूक्ष्म विश्लेषण होने लग गया कि डिग्री वाइज भी गिनते हैं कि है ना, वो ग्रहों पे आएंगे जब बात करेंगे। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा पास होगा, मान लीजिए यहाँ 2-3 ग्रह है, यहाँ पे भी 2-3 ग्रह है, तो जो सबसे कम डिग्री का होगा और यहाँ जो सबसे ज्यादा डिग्री का होगा, यानी द्वितीय में सबसे कम डिग्री का और द्वादश में सबसे ज्यादा डिग्री का होगा, वह कत्री उत्पन्न करेगा। ये विवेक से आपको लगाना है। लगन से द्वितीय में अगर शुभ ग्रह है तो ये सुशुभ योग बनता है। सुशुभ योग बनता है, यह भी उत्तम होता है। व्यक्ति धनवान होता है, धन की उत्पत्ति होती है, कुटुंब वाला होता है, ज्ञानवान होता है ना, आचरणशील होता है, सीलवान होता है, व्यवहार में कुशल होता है, मणिमाणकों से पूर्ण होता है, ऐसा लिखा गया है। तो सुशुभ योग बनता है, लेकिन 12वें से कोई योग नहीं बनता है। यहाँ पे अगर 12वें में शुभ ग्रह है तो कोई योग नहीं कहा गया है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब लगन की जगह मैं ले लेता हूं चंद्रमा। चंद्रमा से बनने वाले योग, लगन से एक योग और बता देता हूं, सॉरी। लगन से आपको मैंने पहले बताया था कि 3, 6, 10, 11 भाव क्या कहलाते हैं, ये उच्च स्थान कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि स्थान भी कहा जाता है ना, ये वृद्धि स्थान भी है। और ये चूंकि सप्तम को बहुत फैसिलिटेट करते हैं और बलवान हो जाते हैं, है ना। सप्तम से आप देखोगे तो बहुत बढ़िया भाव है। तो ये उच्च स्थानों पर अगर लगन से उच्च स्थानों पर ग्रह हो, ये पंच महापुरुष में से, तो यह वसुमान योग बनता है, जिसको वसुमती योग भी कहते हैं। वसुमान योग बनता है लगन से, राइट। अब चंद्रमा से ले लेते हैं। चंद्रमा से द्वितीय में अगर शुभ ग्रह हो, यहाँ पे भी यही है, पंच महापुरुष में से कोई भी ग्रह हो, यहाँ आपको पंच महापुरुष में से कोई भी ग्रह हो तो यह सुनफा योग होता है। अगर 12वें में कोई ग्रह हो तो यह अनफा योग होता है। अगर दोनों तरफ कोई ग्रह हो तो दुर्धरा योग होता है ना। अब सुनफा योग है वो द्वितीय को भाव को बढ़ाएगा, अनफा योग है वो 12वें के पापत्व को कम करके इसको लाभ देगा, और दुर्धरा योग तो सब तरह से चंद्रमा को पूर्ण रूप से बली बनाएगा, तो सारे योगों का लाभ आपको मिलेगा,
है ना, ये शुभ योग हुआ, चंद्रमा को ताकत मिलेगी। और चंद्रमा जो है कुंडली का लग्न होता है, एक तरह का मनोरथों को पूरा करने वाला होता है। सौम्यता, सुशीलता, कोमलता, सहजता, कार्य सिद्धि, काम सिद्धि, करुणा, अनुकंपा, संपत्ति, सतन संपत्ति, है ना, ये सब चीजें, माता, ज्ञान, सहज चीजों की प्राप्ति, वो सब चंद्रमा से आती है। आपका मन, यानी आपका माइंड, आपकी विवेक शक्ति, वह सब चंद्रमा से आती है ना। तो आपकी औषधियां ले लो, वो सब चंद्रमा से, तो ये चंद्रमा, ठीक है ना। तो ये सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग होता है। चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में अगर ग्रह हो पंच महापुरुष में से, तो यह अति वसुमान योग बनता है ना। चंद्रमा से अगर 3, 6, 10, 11 में, तो अति वसुमान योग बनता है। अब चंद्रमा से योग बनता है अगर चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में गुरु हो, तो कौन सा योग बनता है? केसरी योग, जिसको गज केसरी भी कहा जाता है। कौन सा बनता है? गज केसरी। इसी चंद्रमा से जब बृहस्पति 6, 8, 12 हो, अब मैंने आपको बताया था अभी अनफा योग भी बृहस्पति से बनेगा। अगर अनफा योग बृहस्पति चंद्रमा से 12 बैठे हैं तो अनफा योग भी बनेगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सकट योग भी बनेगा। ये थोड़ा विचारनीय विषय है कि नहीं, कि भाई अनफा रहेगा या यह सकट योग रहेगा। तो अनफा तो अच्छा है और सकट योग खराब है ना, तो अंतर हो गया ना। अब क्या है, बृहस्पति जो है जब छादक होते हैं तो वह 12वें का जब प्रभाव लेते हैं तो अपने से 12वें भाव के उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो चलो आगे बताऊंगा, तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये चंद्रमा से जब 6, 8, 12 में बृहस्पति होते हैं तो सकट योग होता है। सकट यानी गाड़ी को सकट कहा जाता है। और जैसे गाड़ी का पहिया ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर और कभी नीचे, तो सकट योग वाले व्यक्ति का कभी कभी तारा बहुत बुलंद हो जाता है, धन धान्य हो जाता है, नाम फैल जाता है, चारों तरफ कीर्ति फैल जाती है। और कभी वही बिल्कुल नीचे आ जाता है, यानी कभी राजा और कभी रंक। सकट योग आप देखोगे सकट योग वाले व्यक्ति को अल्टीमेट सफलता भी मिलती है, लेकिन वह बाद में पतन को प्राप्त होता है। तो सकट योग में कोई व्यक्ति पनप रहा हो तो उसके कर्मों का सही निर्धारण करना ज्योतिषी का सबसे परम कार्य है। तो ये सकट योग हो गया। इसी चंद्रमा और बृहस्पति से एक और योग बनता है जिसको कहते हैं गौरी योग। अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में हो, स्पेशली केंद्र त्रिकोण में हो, और गुरु से दृष्ट हो जाए, गुरु से दृष्ट हो जाए, तो वह कौन सा योग बनता है? गौरी योग। गौरी योग होने पे धन धान्य होता है, बहुत अच्छी पत्नी आती है, व्यक्ति का चारों तरफ प्रकाश फैलता है, वो आध्यात्म में अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है और शिव की आराधना करता है, शिव उपासक होता है। ठीक है ना। तो यह गौरी योग भी किससे बना? चंद्रमा से। चंद्रमा के दोनों तरफ जब कोई, अब सकट योग जो है इसका मैं भंग भी बता देता हूं, क्योंकि आपको ये कुछ योगों के भंग भी होते हैं। अगर चंद्रमा से बृहस्पति 6, 8, 12 में है, लेकिन यदि चंद्रमा या बृहस्पति इनमें से कोई केंद्र में है तो सकट योग का भंग हो जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू की कुंडली का विवेचन करोगे तो उनके सकट योग है, लेकिन उनके लगन में चंद्रमा, इसलिए उसका भंग है ना। ये कहीं किताबों में लिखते नहीं है कि उनकी कुंडली में भंग हो रहा है, ये लिख के छोड़ दिया। अरे भाई लिख दो ना आगे कि क्यों हो रहा है, समझ गए आप। तो ये सकट योग का भंग है। अब अगर चंद्रमा से दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, देखिए चंद्रमा स्त्री है, रानी है, हमेशा सहयोग चाहिए, हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए,
है ना, कोमलता है, सौम्यता है, सुशीलता है, लाज है, स्त्रीवत है, रानी है, तो अपना एलोरा दिखाने के लिए उनको हमेशा एक साथ की जरूरत होती है। जब उनके दोनों तरफ नहीं है तो वो अपने को आपको बड़ा क्षीण महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, अनप्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। तो यह केमद्रुम योग बनता है। क्या बनता है? केमद्रुम योग, जो अशुभ कहा गया है। चंद्रमा के सागिन्य में जितने ग्रह होंगे वो बलवान होते हैं, उसको समागम कहते हैं, और सूर्य के साथ जितने होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। वहां वो अपनी शक्ति को खोते हैं और चंद्रमा के साथ आकर वो शक्ति को पाते हैं। तो ऐसा चंद्रमा केमद्रुम युग में जब होता है तो ये अशुभ योग कहा गया है। और चंद्रमा को जब ताकत नहीं रहेगी तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, उसको कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होती। एक बड़ी विलक्षण बात बताता हूँ आपको, कृपा शब्द आपने सुना होगा, है ना, ब्लेसिंग, कृपा। कृपा चंद्रमा है। इसलिए जब भी मेरे मन में कोई भाव विशेष उत्पन्न हो, शुभ, ऐसे तो मन की कोई था नहीं है, या कोई कार्य करने का मेरा मन प्रेरित हो, या मेरा कोई चीज खाने का मन करे, या कहीं कोई चीज देखने पर मेरे को लगे कि यार ये मेरे को लेनी चाहिए, इच्छा, ऐसी इच्छा हो, है ना, तो आपको, अगर आप समर्थ हो तो आपको वह इच्छा पूर्ण कर लेनी चाहिए। मैं अनैतिक और अन्यथा की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य इच्छाओं की बात कर रहा हूं। आप कहीं जा रहे हैं, कोई बढ़िया चीज बन रही है, आपका मन आ गया तो आप चाहे 5 रुपए की लो, पर वो ले लो, खा लो। आपके कोई कपड़े पे दिल आ गया तो कैसे ये इनके इन प्रकार वो ले लो, अन्यथा विकास हो जाता है। कृपा निश्चित रूप से शास्त्र में भी कहा गया है, कृपा रुकती है। जैसे नजर लगती है, ऐसे व्यक्ति का मन रुक जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। ये सत्य है, इसको मैं मानता हूँ। लोग खूब क्रिटिसाइज करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने इस चीज को पहचाना और उसको वो बड़े ऊंचे अंदाज में और बहुत तरीके से साइंटिफिकली वो कर रहे हैं, और हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। वह भी ज्योतिषी है, ज्योतिष के अलावा नहीं है। और उत्तरा कालम में कालिदास जी ने स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है। तो कृपा जो है वो कौन है? चंद्रमा। तो जिसका चंद्रमा कमजोर, उसके कृपा प्राप्त नहीं होती प्रभु की। तो चंद्रमा को हमेशा बलवान करना चाहिए, राइट। तो चंद्रमा के जब दोनों तरफ नहीं कोई ग्रह होते हैं तो यह केमद्रुम योग होता है, जो उत्तम नहीं है। लेकिन केंद्रुम योग का भंग लिखा है। क्या लिखा है? अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह, या लगन से केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो, तो इसका भंग हो जाता है। साथ ही क्या लिखते हैं शास्त्र? अगर इस चंद्रमा को बृहस्पति देख ले तो केमद्रुम का भंग हो जाता है, या नवमांश में चंद्र गुरु का संबंध हो जाए तो यह योग भंग हो जाता है ना। ये केमद्रुम योग के भंग है, जिसको कल्पद्रुम योग भी कहा जाता है। तो ये केमद्रुम योग, राइट। तो ये चंद्रमा से बनने वाले योग, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गए। जो मोटा मोटी चंद्रमा से जो योग बनते हैं, राजयोगों की जब बात करेंगे, जब आगे बात करेंगे, है ना। अब इसमें भी क्षीण चंद्रमा, आप लोगों को मैंने बताया था कि क्षीण चंद्रमा कब होता है और पूर्ण चंद्रमा कब होता है। अब क्षीण चंद्रमा पापी होता है, क्षीण चंद्रमा पापी होता है। अब पापी होकर चंद्रमा अगर 3, 6, 10, 11 में जाता है तो वह शुभ उत्पन्न करता है। तो क्षीण चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा का विवेचन विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, बहुत ही विवेक से, है ना। इसलिए क्या कहा गया है, सूर्य चंद्र का योग अगर 9, 10, 11 भावों में हो तो धनकारी होता है। चलो आगे बताएं। तो राइट, आगे चलूं मैं, और ये गति तो बहुत धीमी रहेगी। अब लेते सूर्य। सूर्य से अगर द्वितीय में पंच महापुरुष में कोई ग्रह होता है तो शुभ वेशी, उसमें भी देखिए सूर्य को नहीं लिया है मैंने, उसमें सूर्य नहीं है, पंच महापुरुष ही है। इसी प्रकार सूर्य से
अगर द्वितीय में ग्रह होता है तो ये शुभवेशी। सूर्य से 12वें में अगर कोई ग्रह होता है तो शुभवासी, और दोनों तरफ होता है तो उभयचरी। अब ये उभयचरी योग पाप से भी बन सकता है और शुभ से भी बन सकता है। तो जैसे लगन में शुभ कत्री होता था वह शुभ है और पाप कत्री पाप है, ऐसे चंद्रमा और ये उभयचरी योग में भी विवेचन करना चाहिए कि शुभ से बन रहा है पाप से बन रहा है। ये विशेष बात है, ये इसको करना चाहिए। तो जब दोनों तरफ होते हैं तो उभयचरी। इसको मानसागरी में ही उन्होंने शुभ ग्रह से बनता है तो शुभ उभयचरी, और पाप ग्रह से बनता है तो पाप उभयचरी कहा है। फल दीपिका ने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया। मानसागरी कहती है कि शुभ उभयचरी बहुत बढ़िया, इसी प्रकार जो शुभ दुर्द्रा योग है वो बहुत बढ़िया, और पाप उभयचरी योग बनता है तो वह अशुभ कार्य है। राइट। सूर्य से अगर चंद्रमा केंद्र में हो, दूसरा योग, तो ये अधम योग बनता है। अधम योग बनता है, ये उत्तम नहीं है। पूर्णिमा का अगर जन्म है वह भी उत्तम नहीं कहा गया है, वह उत्तम नहीं कहा गया है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने बल को खो देता है। वह पूर्ण इसका सूर्य का प्राप्त करता है प्रभाव, और वह उत्तम नहीं कहा गया है। चंद्रमा का बल कम हो जाता है और सूर्य का तेज बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये अधम योग कहा गया। अगर सूर्य से पर्णफर में यानी 2, 5, 8, 11 में चंद्रमा हो तो ये समयोग कहलाता है, यानी ये मध्यम। और चंद्रमा से 3, 6, 10 और 11, सॉरी 3, 6, 9, 12 यानी अपोक्लिम में 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम में अगर चंद्रमा हो तो ये वरिष्ठ योग होता है, श्रेष्ठ। चंद्रमा भी पूर्ण फल देता है और सूर्य भी पूर्ण फल देता है। इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण योग है ना। तो जो अधम योग है नामानुसार वो अच्छा फल नहीं करता, जो मध्यम योग है, जो सम योग है, वो समता की स्थिति को प्राप्त करना अच्छा है ना बुरा है, और जो वरिष्ठ योग है वो श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ है ना। तो ये सूर्य से बनने वाले योग हैं जो सूर्य से बनते हैं। इसके अलावा जो भास्कर योग है वो आगे बात करेंगे, है ना। भास्कर के नाम से अभी इतना ही बात कर रहे हैं। ये सूर्य से बनने वाले योग। तो मैंने आपको लगन के बता दिए, चंद्र के बता दिए और सूर्य के बता दिए। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं आपसे कुछ विशिष्ट योगों के बारे में। अभी मैं फल दीपिका में जो विशेष वर्णित है उन्हीं को कंटिन्यूटी में ले रहा हूं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, और कभी आपको रेफरेंस देखना हो तो उसमें देख भी सकते हो आप। वसुमान योग मैंने बता दिया आपको, वसुमती योग मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है गौरी योग बता दिया, लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग हम जानते हैं कि नवम भाव जो है मेरा वह धन स्थान है और सबसे बलवान है, इन धन में सबसे बलवान है ना नवम। तो नवम का स्वामी और धन का कारक कौन? शुक्र। लक्ष्मी जी के सेवक कौन? शुक्र। तो नवम का स्वामी और शुक्र साथ होकर, बलवान होकर, यानी सौराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे, इसमें द्वितीय को भी गिन सकते हैं आप, तो यह लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो यह लक्ष्मी योग बनाते हैं, है ना। लक्ष्मी योग नाम से पता है, धनवान होता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपको समझ में तो आ रहे हैं ना? हेलो हेलो हेलो
हाँ सर, समझ में आ रहे हैं। हाँ सर, आ रहे देखिए समझ मैं में। आपको थोड़ा ये और 12 बजे विस्तार बात से यार, इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा। सब प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ जी बताइए बताइए। मैं आपको थोड़ा सा लक्ष्मी योग आ गया तो थोड़ा और विस्तृत बात करता हूँ। देखिए मेरा लगन धन है और मेरा धन भाव धन है ही है, और इन सब का लाभ मेरा धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, ये धन है, ये भाव भी मेरा धन है पंचम। एनुमरस वेल्थ एंड रिचेज, एनुमरस वेल्थ एंड रिचेज मेरा नवम भाव, वो पंचम भाव है। फिर मेरा नवम भाव ये भी धन है। भाग्य, भाग्य में धन शामिल होता ही है। तो ये धन है, ये धन है, ये धन है, ये धन है और ये धन है। और धन के सबसे बड़े कारकों में शुक्र, चंद्र, बृहस्पति और बुध शुभ ग्रह धनदाता होते हैं। आप इनके कारकत्वों को भी पकड़ेंगे तो भी यही मिलेंगे आप, यही धनदाता है। तो इन भावों के स्वामियों का आपसी संबंध अगर गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र से होता है, और वह भी सौ राशि, मित्र राशि या उच्च राशि में होता है, और वह भी शुभ स्थान पर होता है, केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में होता है, 11th हाउस में होता है ना, धन स्थान है ना वो। तो केंद्र त्रिकोण द्वितीय और 11th में होता है, तो यह धन योग है। अब इसको किसी भी प्रकार से परिभाषित कर दो आप। अब इस योग में अगर 6, 8, 12 के स्वामी अगर संबंध कर लेते हैं तो यह योग कम हो जाता है, क्योंकि वह दरिद्रता, वो दरिद्र भाव है। उनके स्वामी जब योग कर देंगे तो इसके प्रभाव को कम कर देंगे। अब यहां कितना कम करेंगे, यह इनका पापत्व निर्धारित करेगा और उनका शुभत्व निर्धारित करेगा। कि ये बहुत पापी होकर करेंगे तो हो सकता 50%, 60% खत्म कर दे, या बिल्कुल ही खत्म कर दे। और अगर वो बलवान है ये थोड़ा बहुत कम करेंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा, ये कुंडली जब विवेचन करेंगे जब बताऊंगा। तो वो धनयोग, और धनयोग में 6, 8, 12 के स्वामी संबंध कर ले तो वह उसको खत्म कर देते हैं, धनयोग का भंग करते हैं। अब कितना भंग करते हैं, तो 6, 8, 12 के स्वामी क्या बनाते हैं, दरिद्र योग। यानी 6, 8, 12 के स्वामी जब इन भावों के स्वामी से संबंध कर ले और बलवान होकर, पापी होकर कर ले, हमारे यहाँ पापी शब्द यूज किया अपन ने, पाप करता होकर संबंध कर ले तो व्यक्ति को निर्धन बना देते हैं। मान लीजिए अस्तमेष ने द्वितीय को पकड़ लिया, 6ठे भाव में बैठकर वो आदमी को दरिद्र बना के छोड़ेगा, पूरी जिंदगी मेहनत कराएगा, है ना। तो यह धनयोग। लक्ष्मी योग भी धनयोग है, लक्ष्मी योग भी धनयोग है। शुभ ग्रह धनदाता होते हैं, ज्ञान के दाता होते हैं, विवेक के दाता होते हैं, प्रभा के दाता होते हैं, है ना, प्रतिभा के दाता होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे के योग आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा धन। दूसरा धन क्या, ज्ञान। ज्ञान का लगन तो है ज्ञान, ये ज्ञान है। द्वितीय भाव मेरा ज्ञान है, पंचम भाव मेरा ज्ञान है, नवम भाव मेरा ज्ञान है ना। दसम भाव भी मेरा को ज्ञान कहीं न कहीं स्थापित करता है, और 11वां भाव तो हर एक में कैलकुलेट होना ही होना है। ये तो लाभ है, तो ये तो ज्ञान हो, कोई भी चीज की बात करनी हो तो इसको तो लेना ही लेना है। ये तो हर चीज का लाभ में परिवर्तित कर देता है। कोई आदमी ने खूब ज्योतिष सीखी, खूब ज्ञानी है, खूब प्रकांड विद्वान है, खूब बढ़िया प्रेडिक्शन करता है, लेकिन धन भाव और लाभ भाव दोनों डूबे पड़े हैं। कितनी ज्योतिष कर ले, कितना ही कर ले, पैसे नहीं कमा सकता, पैसे किसी स्थिति में नहीं कमा सकता जब तक ये सहयोग नहीं करेंगे ना। द्वितीय और 11वां भाव, धन नहीं आता है ना। तो ये लगन, ये तो प्राप्त करता है, इसका तो विवेचन आपको करना ही पड़ेगा हर उसमें। तो ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान और ये ज्ञान है। तो इन भावों के स्वामियों का जब भी गुरु, अब ज्ञान में सीक्वेंस क्या होगी, नंबर 1 गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र। धन में क्या सीक्वेंस होगी, सबसे पहले शुक्र, फिर बुध, फिर गुरु और फिर चंद्र। तो ये आपको ज्ञान योग हो गया और ये आपका धन योग हो गया।
ये आगे यही आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, अब आप फल दीपिका में एक योग है पुष्कल योग। पुष्कल योग बहुत महत्वपूर्ण योग है। ये ज्ञान भी देता है और धन भी देता है, और ज्योतिषियों के लिए वरदान है। ज्योतिषियों के लिए ये वरदान है कि जिसके पुष्कल योग होगा वो व्यक्ति ज्ञान भी पाएगा, ज्ञान बांटेगा भी और धन भी कमाएगा। क्या है पुष्कल योग? पहले तो 2 मिनट में बात करता हूँ। आप लोग आर यू गेटिंग और नॉट? आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ रहा है ना? आप भूलोगे तो नहीं ना कभी? हेलो? हाँ सर, समझ में आ रहा है, अच्छी तरह हाँ, आ रहा याद है। भी रहेगा? हाँ याद भी हाँ रहेगा? हाँ हाँ, सर। पढ़ाने का आशय यही है कि आपके मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए, और मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ और मैं उनको रूट भी दे रहा हूँ कि वह क्यों है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुष्कल योग से पहले एक बात और बता देता हूँ आपको कि देखिए, केंद्र जैसे मैंने कहा फ्री व्हील है, सर्वोत्तम है, सतोगुणी है, सब कुछ केंद्र से आना है। और त्रिकोण जो शब्द है, त्रिकोण जो है वह मेरी शक्तियां है ना, जो इसको बढ़ाएंगे। इसकी पावर को बढ़ाने का काम कौन करेंगे? जो त्रिकोण है। अब लगन केंद्र भी और त्रिकोण भी है, तो जब भी केंद्र का और त्रिकोण का संबंध होता है ना, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। नारायण यानी विष्णु, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, तो इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। तो ये लक्ष्मी है 1 5 9 और ये नारायण है। और लगन जो है लक्ष्मी नारायण का स्वतः ही रूप है। लगन तो लक्ष्मी नारायण का रूप है ही है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण योग, इसमें आपको धन, मान, इज्जत, पैसा, ज्ञान सब प्राप्त होता है ना। अब ये योग जो बढ़ रहा है लक्ष्मी नारायण योग, ये शुभ स्थानों पर बनना चाहिए। केंद्र त्रिकोण, द्वितीय और 11th में। तो सर्वोत्तम है केंद्र त्रिकोण में, फिर उसके बाद द्वितीय और फिर उसके बाद 11th। और अब ये जो बनाने वाले ग्रह हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पे शायद आप गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सौराशि, उच्च राशि या मित्र राशि के हों तो ये अपना परिणाम देते हैं। अब यही अगर नीच राशि के हो जाए, शत्रु राशि के हो जाए, फिर वो कतरियां अगर पाप बन जाए, तो यह योग अपने फल को घटाते चले जाएंगे, इनका क्षीण होता चला जाएगा। तो वह भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं आपने देखा कि बन तो रहा है लेकिन नीच के ग्रह से बन रहा है, तो वो 20-30% ही फायदा देगा, क्योंकि ग्रह की स्वयं की ताकत नहीं रही। राइट, तो ये लक्ष्मी नारायण योग, तो इसको भी आप मन मस्तिष्क में रखिए। तो क्या तो धन योग है, क्या ज्ञान योग है, और क्या लक्ष्मी नारायण योग है, इससे सारी चीजें निकलेगी। अब जितने भी राजयोग है वह इनसे ही उत्पन्न होंगे। अब मैं कह दूं नवम दशम का योग साहब राजयोग है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग है। सप्तम का नवम का योग है, लक्ष्मी नारायण योग है। तो अब इससे जितने भी योग बढ़ रहे हैं, आप चाहे 50 लिख लो, सब इसी से आएंगे। समझ लो आप? तो वो आपको देखना है। तो एक ही लाइन में बहुत सारे योग कंप्लीट हो रहे हैं, धन योग भी हो रहे हैं और आपके ज्ञान योग भी हो रहे हैं। अब जैसे मंगल शनि है,